नमस्कार, मैं अतुल कुमार सिंह आप लोगों के लिए एक नया चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस चैनल पर हम लोग जो है सिविल सर्विसेज से संबंधित संपूर्ण प्रिपरेशन के संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करने का हमारा उद्देश्य है। और मैं इस चैनल पर कोशिश ये करूँगा कि जितने भी वीडियोज़ होंगे वो सारे पेड नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से फ्री होंगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि उनसे आपको अधिकाधिक लाभ हो। इसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और किन्हीं कारणवश मुखर्जी नगर या बोलें कि जो है दिल्ली या इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यह चैनल जो है मैं पूरी प्रिपरेशन के सहित उनका पूरा वीडियो जो हो, पूरा सिलेबस हो, वो कंप्लीट करते हुए उनके लिए ये चैनल समर्पित करूं। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग जो है इस चैनल को अधिकाधिक रूप से प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक इस चैनल का उद्देश्य क्या है और इस चैनल से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो अभी हम पहला जो वीडियो इस पर डालने जा रहे हैं वो है 2018 का उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य। ये एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उन लोगों के लिए है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी रखते हैं। तो हिंदी साहित्य का सॉल्व्ड पेपर, तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र मैं अभी यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसके लिए आपको पता है कि यहाँ समय 3 घंटे का मिलता है और अधिकतम अंक इसमें 200 होते हैं। और इसमें दो खंड होते हैं, खंड अ एवं खंड ब। तो खंड आ से आपको पहला प्रश्न जरूर करना है और खंड ब से भी पांचवा प्रश्न जरूर करना है। ये दो कंपलसरी होते हैं और इसके बाद कोई भी आप बचे हुए जो तीन तीन दोनों में बचे होते हैं उन तीन तीन में से कम एक एक चुनते हुए कुल 3 और प्रश्न करने हैं। ये अर्थात टोटल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और सभी के अंक समान होते हैं। आपको पता होगा सभी के अंक 40-40 नंबर का सभी होता है। आजकल ये एक परिपाटी बन गई है उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में और इसमें ये परिपाटी क्या है कि ज़्यादातर केसेस में एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ए बी सी ऐसे करके। तो 15-15 और 10 इस तरीके से उनके अंक वितरण उनका होता है, तो उसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों की संख्या लगभग कुल 13 या 14 या 15 हो जाती है। अगर हम पूरे प्रश्न देखें तो 13, 14 या 15 प्रश्न हो जाते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं और इस खंड अ से पहला प्रश्न हम लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के विविध नामों का उल्लेख करते हुए उसका परिचय दीजिए। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यह चैनल जो यूजीसी नेट हिंदी से करना चाहते हैं, अर्थात अथवा जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या जो जनरल हिंदी वाले हैं, कहीं उनको किसी एग्ज़ाम में जनरल हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए भी ये विशेषोपयोगी रहेगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें कोई आप लोगों का खर्चा भी नहीं है। थोड़ा सा केवल एक दो क्लिक करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप इतना कर देंगे तो यही जो है हमारा प्रतिफल होगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं पहला प्रश्न पढ़ना चाह रहा हूँ, अपभ्रंश के विविध नामों का उल्लेख करते हुए उसका परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न है, पुरानी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तीसरा है, राजभाषा हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों को आपको करना है। पहला वाला 15 नंबर का है, दूसरा वाला 15 नंबर का है और तीसरा वाला 10 नंबर का है। तो चलो देखते हैं। अपभ्रंश के विविध नामों का उल्लेख करना है आपको। तो देखिए, अपभ्रंश के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लाइन आप पहले लिखेंगे, जैसे अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई और फिर अपभ्रंश। तो पाली और प्राकृत, इनको हम लोग मध्यकालीन आर्य भाषा कह सकते हैं। संस्कृत जो है वो प्राचीन आर्य भाषा थी।
तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा अर्थात प्राकृत और जो आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा हम लोग हिंदी को मानते हैं, तो हिंदी और प्राकृत के बीच की कड़ी मान सकते हैं अपभ्रंश को। यद्यपि इसमें भी कई सारे लेयर्स होंगे, तो उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब अगली लाइन क्या आप लिखेंगे, अतः विद्वानों द्वारा संधिकालीन भाषा के नाम से यह विभूषित है। अपभ्रंश का एक नाम हो गया क्या, संधिकालीन भाषा। अब एक लाइन और लिख दीजिए, अपभ्रंश शब्द का पहला प्रमाणित प्रयोग पतंजलि कृत महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि की महाभाष्य जो है उसमें इसका पहला प्रमाणित प्रयोग मिलता है, जिसमें टीकाकार द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया गया है। ठीक है ना, अर्थात अपभ्रंश को क्या माना गया, अपशब्द। हालांकि भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडि नामक मर्मज्ञ ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कृत चित का मतलब संस्कार चित का अभिप्राय होता है कि जिसमें कोई संस्कार न हो, संस्कार चित भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी। तो ये आप लिख सकते हैं किसने दी थी, व्याडि नामक जो है ऋषि हैं, उन्होंने इसकी अपभ्रंश की संज्ञा इसको दी थी। अपभ्रंश को भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विभ्रष्ट के रूप में उल्लिखित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग चंड नामक लेखक ने 6वीं शताब्दी में अपने प्राकृत लक्षण नामक ग्रंथ में किया है। वहीं आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर से पराजित किया। अब देखिए बहुत सारे नाम आपको मिलने लग रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। एक आभीर या आभीरों की भाषा भी इसको कहा जाता है। ये किसने कहा है, दंडी ने। किसमें कहा है, काव्यादर्श नामक नाटक में। आगे, जहां आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र में विभक्त किया है, वहीं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणाणा भाषा कहा है, क्योंकि इसमें अण जो अक्षर है उसकी बहुलता है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहत्थ, अवहट, अवहट और संधिकालीन भाषा आदि नामों से संबोधित किया है। कुल मिलाकर अपभ्रंश के संदर्भ में सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों का कथन सारगर्भित प्रतीत होता है कि अपभ्रंश एक भाषा नहीं बल्कि भाषिक विकास की केवल एक स्थिति है तथा 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश व्यवस्था देखी जा सकती है। अब इसमें आपको मोटे मोटे तौर पर क्या याद रखना है, एक तो कि संधिकालीन भाषा, यानी ये जो विविध नाम पूछे गए हैं तो उन नामों में आपको क्या क्या लिखना है कि संधिकालीन भाषा, और दूसरा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया है, सबसे पहले किसने किया है, कहाँ पर किया है, ये सारी बातें। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, इनके नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए जरा, नाम इनके हो जाएंगे आभीर, अणाणा भाषा, विभ्रष्ट, अवहंस, अवहट्ट, शटमंजरी, अवहत्थ, अवहट, अवहट। तो कुल मिला के 9-10 नाम हैं, वो आपको याद करने हैं। और इन जो इस भाषा के बारे में जिन्होंने इसकी परिभाषाएं या इसके लक्षण वगैरह बताए हैं, उनके नाम, उन विद्वानों के नाम आपको याद रखने। इस प्रकार ये उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले उत्तर पर आते हैं, पुरानी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। पुरानी हिंदी का क्या स्वरूप है, तो देखिए जरा, पुरानी हिंदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा, विशिष्ट भाषिक स्थिति के चलते चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण दिया। एक बात हो गई, विशिष्ट भाषिक स्थिति, यानी इसकी भाषा की स्थिति जो है विशिष्ट है, इसीलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी का नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपको पता है, ये एक बहुत बड़े कथाकार हैं और इन्होंने ही हिंदी की पहली कहानी, ऐसा माना जाता है कि पहली कहानी इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, जो पुरानी हिंदी का नाम इन्होंने दिया ये आज भी प्रचलित है। यह पुरानी हिंदी अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, यानी यह अपभ्रंश का एक
उच्च स्तर है, इसको आप ऐसे मान सकते हो। या बोले कि अपभ्रंश से हिंदी बनते बनते जो एक विशिष्ट स्थिति में एक भाषिक क्रम बना, उस भाषिक क्रम को ही क्या कहेंगे, पुरानी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। इस भाषा का काल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी और उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थी। इस भाषा को विद्वानों द्वारा विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे आचार्य द्विवेदी जी ने इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा। क्या कहा? उत्तरकालीन अपभ्रंश। पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे उदीयमान हिंदी कहा। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने इसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश कहा। पुरानी हिंदी के अंतर्गत अय और औ का प्रयोग अधिक हुआ है। पूर्वी पुरानी हिंदी तथा पश्चिमी पुरानी हिंदी में उच्चारण के स्तर पर भिन्नता दिखाई पड़ती है। महाप्राण व्यंजनों की ध्वनियों में वृद्धि पुरानी हिंदी की स्वरूपगत विशेषताओं में से एक है। श, श का विकास नहीं हुआ था। ण, ढ़, य, व, न व्यंजनों का विकास हुआ है। अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति बनी हुई है, यानी अंग का ज्यादा प्रयोग होता है, किंतु कम मात्रा में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरलीकरण तथा वियोगीकरण की परंपरा पाली प्राकृत से ही आरंभ होकर अपभ्रंश एवं अबहट्ट के रूप में विकसित होकर पुरानी हिंदी में आकर आधुनिक आर्य भाषा के रूप में प्रस्तुत हुई। तो इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, किस प्रकार पुरानी हिंदी। और आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन बहुत सारगर्भित लिखना है, इसका ध्यान रखें। तो ये पुरानी हिंदी का स्वरूप हो गया। इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको इतना याद रखना है कि पुरानी हिंदी को किसने पुरानी हिंदी कहा, और द्विवेदी जी ने इसको उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल ने उदीयमान हिंदी कहा, शिव प्रसाद सिंह ने इसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश कहा। और इसकी विशेषताओं में अगर आते हैं तो विशेषताओं में अय औ का प्रयोग ज्यादा हुआ है। श और क्ष का प्रयोग श और क्ष का प्रयोग नहीं हो पाया है, यानी विकास नहीं हुआ है। ढ़, ढ, य, व, न इनका ज्यादा प्रयोग हुआ है। और अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति बनी हुई है, और सरलीकरण तथा वियोगीकरण की परंपरा भी विकसित हो रही है। यही पुरानी हिंदी जो है उसके लक्षण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है राजभाषा हिंदी की स्थिति। तो राजभाषा हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए, ये आपको विचार करना है। तो देखिए जरा, भारतीय संविधान में हिंदी को व्यापक रूप से राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए राजकाज में इसके क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। संविधान के भाग 17 को विशेषतः राजभाषा के नाम से उल्लिखित किया गया है, जिसमें 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की भाषा तथा विशेष निर्देशों से सुसज्जित है। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) में व्यवस्था है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 243 में उल्लिखित है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर आपको इतनी बातें याद रखनी है कि भाग 17 में राजभाषा का विवरण है, और राजभाषाओं में 4 अध्याय हैं। एक संघ की भाषा, एक प्रादेशिक भाषा, एक उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, तथा आखिरी वाला जो है वो भाग है, वो अध्याय है विशेष निर्देश। तो 4 अध्याय हो गए, और उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक। तो अनुच्छेद 343 से 351, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) इसकी भी आपको याद, इसका भी आपको स्मरण रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि संसद का काम जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो राजभाषा से संबंधित सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, जैसे 343 से लेकर 351 और 120(1). वहीं अनुच्छेद 240 में भी उल्लेख है कि राज्य के विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी। तो देखिए 120 का 2 गुना करिए तो 240 आ जाता है। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा, 120 गुणे 2 और फिर 343 और वहाँ से लेकर 351 तक।
आगे बढ़ते हैं तो आगे आप क्या इसके बारे में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसके अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग के व्यापक स्तर हैं। संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा आयोग की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई, जिसके सुझावों के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 में लाया गया। किंतु गैर हिंदी राज्यों के विरोध के कारण राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता में कठिनाई महसूस होने लगी, जिसके निस्तारण के लिए संकल्प 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बनाया गया। ये आपको याद होना चाहिए कि 1955 में राजभाषा आयोग आया, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना, और जब विरोध हुआ तो 1968 में त्रिभाषा फार्मूला लाया गया, और जिसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य होगा। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत सरकार के राजभाषा अनुभाग ने हिंदी के व्यापक प्रयोग के आधार पर समस्त केंद्रीय भारत के केंद्रीय कार्यालयों को क वर्ग, ख वर्ग तथा ग वर्ग में विभाजित किया और प्रावधानों को व्यवस्थित कर राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को आसान बनाने का प्रयास किया। यदि राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का तटस्थ विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह प्रगति के पथ पर अग्रसर है, पर यह प्रगति मात्रात्मक ज़्यादा है, गुणात्मक कम। तो इस प्रकार आप इसको प्रश्न को लिख सकते हैं। यद्यपि इसमें अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है, लेकिन आपको 10 नंबर के हिसाब से लिखना। मैं ये मानता हूँ कि अभी इसमें बहुत सारा लिखा जा सकता है, लेकिन आपको 10 नंबर के हिसाब से करीब 7 से 8 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो उसमें 7 से 8 मिनट में लिखने के लिए इतने वाक्य जो हैं पर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अवधि की भाषागत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो अवधि की बात पूछी गई। फिर अगला है खड़ी बोली के साहित्यिक विकास पर प्रकाश डालिए, और आखिरी वाला है इसमें प्रश्न नंबर 2 में ग वाला, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका समझाइए। संपर्क भाषा के रूप में, तो देखिए अवधि की भाषागत विशेषताएं सबसे पहले करते हैं। तो देखिए अवधि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की अस्मिता है। इसका क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़ या सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, फतेहपुर आदि तक विस्तृत है, और अयोध्या इसके केंद्र में है, इसीलिए इसका नाम अवधि है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। इतनी बात तो आपको याद होगी कि मागधी से कौन है, अर्धमागधी से कौन है, शौरसेनी से कौन है। फिर आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है, और जायसी, तुलसी ने क्रमशः सूफी काव्यधारा तथा राम काव्यधारा के माध्यम से ठेठ अवधि की मिठास और तत्समी अवधि का औदात्य जनसाधारण के साथ हिंदी साहित्य में भी प्रवाहित किया। अवधि की भाषाई विशेषताओं में महत्वपूर्ण है उकारांतता, ये इसकी साधारण प्रवृत्ति है, तथा अय व औ इसमें संध्याक्षरों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ध्वनिगत विशेषताएं अगर हम इसकी देखें तो ण क्या बन जाता है न, और य क्या बन जाता है र, और व ब बन जाता है, और श श ये सारे स बन जाते हैं। ये इसकी प्रमुखता है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्याकरणिक विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें अवधि की, तो इसमें है संज्ञा के 3 रूप, जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना प्राप्त होते हैं। ए तथा न प्रत्ययों का प्रयोग बहुवचन के निर्माण में प्रचलित होता है। जैसे बात है तो बात को क्या कर देंगे, बातन। क्रियाओं में वर्तमान के लिए त रूप मिलता है, जैसे मिलत, खिलत। ओके, भूतकाल के लिए वा रूप, जैसे आवा, जावा, तथा भविष्य काल के लिए ब रूप, जैसे करब, जाइब शब्द बनते हैं। ई, इनी, नी तथा इया प्रत्ययों की सहायता से पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनते हैं। हाँ? अवधि की शब्दावली मुख्यतः संस्कृत के तद्भवीकरण तथा देशज प्रक्रिया से विकसित हुई है। अवधि का लचीलापन तथा संतुलन ही उसकी विशेषता है। यह ब्रज की तरह न तो अति कोमल है और न हरियाणवी की तरह कठोर एवं कर्कश। शब्दों के साथ ध्वनि में भी लोक मंगल की भावना अंतर्निहित है।
तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न खत्म हो जाता है। और अगला प्रश्न था खड़ी बोली के बारे में, तो उसको देखते हैं। खड़ी बोली मूलतः कौरवी के नाम से जानी जाती है, जिसके अंतर्गत, और कौरवी क्यों कही जाती है, ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है इसलिए, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, अंबाला इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। पुरानी हिंदी के बाद जिस समय हिंदी की अन्य बोलियां विकसित हुई, उसी समय खड़ी बोली का विकास भी होने लगा। सर्वप्रथम नाथ सिद्ध साहित्य में प्रकट हुई खड़ी बोली शनह शनह खुसरो, आपको पता हो खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली, खुसरो को बल्कि खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। संत साहित्य, रहीम साहित्य और दक्षिणी हिंदी की यात्रा करते हुए 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली अपने उपयोग के स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई। खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप यद्यपि पुरानी हिंदी के बाद से लगातार दिखता है, किंतु ध्यातव्य है कि इसके विकास का कोई सतत क्रम उपलब्ध नहीं होता। 15वीं शताब्दी के बाद खड़ी बोली सीमित प्रयोग में 19वीं शताब्दी में मुख्यधारा में आ गई और संपूर्ण हिंदी प्रदेश खड़ी बोली के माध्यम से संपर्क सूत्र में बंध गया। इस तीव्र और जटिल परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से आधुनिक खड़ी बोली की प्रवृत्तियों का विकास तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, सन 1801 में अंग्रेज सरकार द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ईसाई मिशनरियों का अनुवाद आदि, ये सभी कुछ खड़ी बोली को प्रोत्साहन, सामाजिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी में प्रेस की स्थापना, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं और इन्हीं ने सभी ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया। और इन्होंने ही खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक रूप को परिष्कृत करने में तथा उसके मानक रूप को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन बिंदुओं के अतिरिक्त ब्रजभाषा के पतन ने भी, क्योंकि ब्रजभाषा और अवधि इनका पतन हो गया साहित्य में, तो इसलिए भी खड़ी बोली कहीं न कहीं ज़्यादा परिष्कृत हुई, खड़ी बोली ने उसका स्थान लिया, ये भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है संपर्क भाषा के रूप में। तो देखिए जरा, सर्वप्रथम संपर्क भाषा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। संपर्क भाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का काम करे। हिंदी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे 40% भारतीय प्रथम भाषा के रूप में और 30% से अधिक भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अर्थात लगभग 70% तो ऐसे लोग हैं जो प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में लाते हैं, और अगर देखा जाए तो 14% ऐसे लोग हैं जो तृतीय भाषा के रूप में इसको जानते हैं। तो आप मान के चलो कि 84% लोग हिंदी को किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इसीलिए जनसाधारण में हिंदी की स्वीकार्यता इसे संपर्क भाषा का दर्जा देती है। स्वाधीनता संग्राम में देश के हर कोने से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग इसीलिए उठाई गई थी क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जनसामान्य द्वारा स्वीकृत थी। संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा जनसामान्य द्वारा एक ही समझा जाता है, किंतु इसमें अंतर है। भाषिक वैविध्य कम होने पर संपर्क भाषा की आवश्यकता भी कम होती है और राष्ट्रभाषा ही संप्रेषण का माध्यम बन जाती है। किंतु भारत के समान बहुभाषी देशों में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा दो भिन्न आयाम हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने वाले अहिंदी भाषियों को स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी की इस परिस्थिति से समस्या होने लगी। इसके पीछे तर्क यह था कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी, तेलुगु ये किस श्रेणी की भाषाएं हैं। उनकी मांग थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का नहीं बल्कि संपर्क भाषा का सम्मान मिले तथा भारत में बोली जाने वाली सभी विशिष्ट भाषाएं राजभाषा के रूप में मान्यता पाएं, ऐसा उन्होंने बोला। अर्थात अब इस वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो अधुना राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी संपर्क भाषा होने के साथ साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के साथ राष्ट्रभाषा है। यद्यपि प्रश्न इसको जो है राष्ट्रभाषा न कह के इसको राजभाषा कहा गया है। तो जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है वह संवैधानिक रूप से केंद्र स्तर पर हिंदी है तथा राज्यों के स्तर पर राज्यों की अपनी भाषाएं हैं।
और ये जान लीजिएगा कि राष्ट्रभाषा इसको हम वैसे माने या न माने, लेकिन देखा जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर तो ये राष्ट्रभाषा है ही, क्योंकि लगभग 84% लोग अगर इसको जानते हैं या समझते हैं तो ये किसी भी देश की राष्ट्रभाषा होने के लिए पूरी तरीके से ये सर्वमान्य होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 60% से अधिक अगर पॉपुलेशन किसी भाषा को, या 66% से अधिक पॉपुलेशन किसी भाषा को जानती है तो उसी भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हिंदी के बारे में ये भी बिल्कुल सही है कि 84% लोग इसको जानते हैं, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न 3 पर आते हैं। भोजपुरी बोली के भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हुए अवधि से उसका भाषाई अंतर बताइए। अब देखिए अवधि और भोजपुरी का अंतर पूछा गया है और भोजपुरी का भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है। दो चीजें आपको बतानी है इसके बारे में। फिर अगला पूछा गया खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा के भाषाजन्य भेद को स्पष्ट करना है। यहाँ पर खड़ी बोली और ब्रजभाषा के भाषाजन्य यानी कहीं ना कहीं व्याकरणिक जो व्याकरण वगैरह है उसके संबंधित भेद को आपको बताना है। तीसरा पूछा गया है मानक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो इन तीनों को लेते हैं। तो पहला है भोजपुरी बोली के भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हुए अवधि से उसका भाषाई अंतर। तो देखते हैं। बिहारी हिंदी बिहार तथा झारखंड के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने बोलियों के उपसर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियों में से एक है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख तथा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बोली है। यानी अगर हम बिहार क्षेत्र में देखें तो उसमें एक भोजपुरी जो है ये उसी बिहारी हिंदी की ही उपबोली कह सकते हैं या बोली कह सकते हैं। तो इसके क्षेत्र में क्या क्या आएगा? छपरा, चंपारण, रांची के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र जैसे वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर ये भी शामिल हो जाते हैं। जन सामान्य में प्रचलन के दृष्टिकोण से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के अतिरिक्त विदेशों जैसे मॉरिशस, फिजी इत्यादि में भी भोजपुरी अत्यंत प्रचलित बोली मानी जाती है। अवधि तथा भोजपुरी में क्षेत्रों के अंतर के साथ ही भाषाई अंतर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से, जबकि भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। तो एक तो यही अंतर हो गया, अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से और भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि आकार बहुला है, वहीं भोजपुरी इकार बहुला है। अवधि आकार बहुला है और वहीं भोजपुरी इकार बहुला है, यानी ई ज्यादा आता है भोजपुरी में और उसमें आ ज्यादा आता है। भोजपुरी में ण ध्वनि का प्रयोग नहीं होता, जबकि अवधि में ण न ण क्या बन जाता है? न बन जाता है। यहाँ जो है र बन जाता है, व ब बन जाता है, श और श स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात अवधि में होती है। अवधि में संज्ञा के 3 रूप जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना मिलते हैं और भोजपुरी में घोरा, घोरवा, घोरौआ रूप मिलते हैं। यानी घोरा, घोरवा, घोरौआ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं में अवधि के अंतर्गत वर्तमान काल के लिए त रूप, भूतकाल के लिए वा रूप, किसमें? अवधि में। भूतकाल के लिए वा रूप जैसे आवा, जावा, और वर्तमान काल के लिए त रूप जैसे मिलत, जाइत, तथा भविष्यत काल के लिए ब जोड़कर शब्द बनाते हैं। इसके विपरीत भोजपुरी में वर्तमान के लिए त रूप जैसे देखत, भूतकाल के लिए ल रूप देखल, सूतल, तथा भविष्य काल के लिए ब रूप जुड़ने से बने शब्दों की प्रधानता रहती है। अवधि में एक वचन से बहुवचन के निर्माण में ए तथा न प्रत्ययों का प्रयोग प्रचलित है। वहीं भोजपुरी में एक वचन से बहुवचन के लिए प्रायः लोगन, जन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अवधि तथा भोजपुरी व्याकरणिक तथा भाषाई क्षेत्र पर भले ही भिन्न भिन्न बोलियां हों, लेकिन प्रचलन के संदर्भ तथा ध्वनि के संदर्भ में दोनों ही लोक मंगल से भरी लोकप्रिय बोलियां हैं और इनमें कुछ अंतर है। ये आप लिखकर इसको समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इनके बारे में। तो देखिए जरा, ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि में बोली जाती है।
खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, हरियाणा, अंबाला आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में भाषा जन्य भेदों के आधार पर ब्रजभाषा ओकारांत है, जबकि खड़ी बोली में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, बल्कि अकारांत व्यंजनों का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा में पुल्लिंग एकवचन में उ प्रत्यय तथा स्त्रीलिंग एकवचन में ई प्रत्यय का व्यवहार होता है, यानी वहां पर एकवचन पुल्लिंग एकवचन में उ प्रत्यय और ब्रजभाषा में, और स्त्रीलिंग एकवचन में ई प्रत्यय चलता है। खड़ी बोली में इस प्रवृत्ति का अभाव है। खड़ी बोली में दीर्घ स्वर के बाद द्वित्व की व्यवस्था है, दीर्घ स्वर के बाद द्वित्व, जबकि ब्रजभाषा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रजभाषा में स्वर मध्य में न की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि खड़ी बोली में ण का प्रयोग दिखता है। ब्रजभाषा में संबंधवाचक रूप तेरू, मेरू, जबकि खड़ी बोली में तेरा, मेरा और हमारा ये सब चलते हैं। खड़ी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं और उसके तिर्यक रूप में मैं या मुझ का प्रयोग होता है, जबकि ब्रजभाषा में संज्ञार्थक क्रिया के रूप में ने, नौ, इबो प्रत्यय के योग से बनते हैं। खड़ी बोली में इसके लिए ना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे देखना है। क्रिया व्यवस्था में खड़ी बोली के अंतर्गत वर्तमान काल में उ जोड़कर व ब जोड़कर भी चलता है, जैसे जाऊं हूं, जाने है। भूतकाल में य रूप चल्या, गया तथा भविष्य काल में ग रूप की सहायता से क्रियाएं बनती हैं, जबकि ब्रज भाषा में वर्तमान काल में त रूप, भूतकाल में अ रूप तथा भविष्य काल में ग रूप, यानी ऐसी क्रियाएं चलती हैं। होवेगो, करेगो। संज्ञार्थक क्रियाएं खड़ी बोली में ण रूप में, जैसे जान, कारण, ब्रज भाषा में ना रूप, चलन, खेलन व्यक्त होती हैं। ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में भाषा जन्य कारणों के आधार पर भले ही विभेद की स्थिति हो, किंतु स्पष्ट तौर पर ये दोनों बोलियां शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको क्या लिखना है, यानी कुछ चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान ही रखनी है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो प्रश्न में आपको अंक अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, भाषा का मानकीकरण। हिंदी भाषा का मानकीकरण आपको लिखना है। तो इसमें देखिए, भाषा के मानकीकरण का अभिप्राय होता है कि उसका बोली रूप से क्रमशः विकसित होकर एक ऐसी परिनिष्ठित भाषा का स्वरूप धारण कर लेना जो धर्म, शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्यकलापों में सर्वमान्य माध्यम बन सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण प्रयोगों के स्तर पर मानकीकरण में अनेक समस्याएं मौजूद हैं। यद्यपि संख्या में अधिक न होते हुए भी एकाधिक अमानक रूप प्रचलन में हैं। संज्ञा व्यवस्था के अंतर्गत आकारांत संज्ञाओं के तिर्यक रूपों में अनावश्यक रूप से ए जोड़ते हैं, जैसे चाचे, मामे इत्यादि। यहाँ आकारांत शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे चाचा होना चाहिए, मामा होना चाहिए। तो ये जो है चीजें ये यहाँ पर मानकीकरण कर रही हैं। कारक व्यवस्था के अंतर्गत पश्चिम प्रयोग में कर्ता कारक, जैसे हमने तजाना है या मैंने खाना है, जैसे पूर्वी प्रयोगों में संदेह बना रहता है। तो इसीलिए इनमें क्या किया गया, एक और जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हमको सीता को गाड़ी में बैठाना है में वाक्य में कर्ता तथा कर्म कारक का निर्णय अस्पष्ट है। हमको सीता को गाड़ी में बैठाना है, इसका मतलब है कि हमको सीता गाड़ी में बिठाएगी या मैं सीता को गाड़ी में बिठाऊंगा, यहाँ पर ये स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए पश्चिमी प्रयोग इसमें जो है इनका भी मानकीकरण करना आवश्यक है। तो इसीलिए पश्चिमी प्रयोग अधिक स्पष्ट है। वचन व्यवस्था में कई अमानक रूप अभी भी दिख जाते हैं, जैसे पूर्वी हिंदी में तुम और हम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में बहुवचन में हम का प्रयोग बहुवचन में और तुम का भी प्रयोग बहुवचन में होता है। दक्षिणी हिंदी में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विशेषण भी वचन बदलते हैं। दक्षिणी हिंदी में अगर हम आएंगे तो वहाँ पर हिंदी में स्त्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विशेषण भी वचन बदलते हैं।
जो अन्य बोलियों या मानक हिंदी में मान्य नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे काली लड़कियाँ, तो इसमें हो जाएगा कालियाँ लड़कियाँ। तो ये जो है दक्षिणी हिंदी में चलता है, जो कि मानकीकृत नहीं है। उसी तरीके से स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में द्विरूपता मिलती है। सर्वनाम व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय कारकीय रूपों का भी प्रयोग होता है जो अमानक है। जैसे मुझे का मुझको, मेरे या मुझे या मुझको का क्या हो जाता है मेरे को, मुझ में का क्या मेरे में, तुमसे क्या तेरे से। इसके अतिरिक्त इत्रे, किन्ने, इत्ते जैसे रूप आज भी प्रचलित हैं। ये सारे अमानकीकृत हैं। संबोधन व्यवस्था के अंतर्गत संज्ञा रूपों में अनुस्वार का अनुचित प्रयोग दिखाई पड़ता है। जैसे शुद्ध, तो इसका क्या हो जाएगा अशुद्ध। बच्चों, तो बच्चों का क्या होना चाहिए, ये देखिए जरा, बच्चों का क्या होना चाहिए बच्चों, लड़कों का क्या होना चाहिए लड़कों। तो इस तरीके से अनुस्वार कई बार अनुचित रूप से होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, लिंग व्यवस्था के तहत कुछ विशेष पर विवाद है कि वे स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। जैसे वायु, अब वायु ठंडी होती है, वायु ठंडा होता है। कुदाल, आलू, आत्मा, पिस्तौल, ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं, अभी तक विवादित हैं। कुछ पदनाम है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी रहती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समस्या क्रिया संरचना में भी बनी रहती है। अब आपको पता है जैसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ऐसे करके यहाँ पर हो जाता है। यदि वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाएं या एक वचन व बहुवचन की संज्ञाएं एक साथ आ जाए तो क्रिया के अन्वय किस लिंग वचन के साथ हो, इस संदर्भ में भी अनिश्चितता बनी रहती है। हिंदी कथन में मात्र की का अंतर है, कर्ता और क्रिया में अंतर नहीं पड़ता। फिर आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को रेखांकित कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को रेखांकित कीजिए, देखते हैं। और दूसरा है तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्थिति को उजागर कीजिए। तीसरा है हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप पर विचार कीजिए। तो देखते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की का लिखित पर्याय है तथा पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक होने के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय रही है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता इसकी वर्ण मात्रा से ही या वर्ण व्यवस्था से ही आरंभ हो जाती है। इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत है कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित है। अन्य किसी भी भाषा में की लिपि में वर्णमाला का इस प्रकार वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। आपको पता है यहाँ पर जो है पहले सारे स्वर रखे गए हैं, फिर व्यंजन रखे गए हैं, बीच में अनुस्वार और विसर्ग भी रखे गए हैं। स्वरों का भी बहुत बढ़िया बोले कि इसमें व्यवस्थित वितरण है। अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता के तहत इसमें पहले क्रमानुसार स्वर रखे गए हैं। कंठ से श्वास सीधे स्वरों का रूप निकलता है, उसके बाद व्यंजनों का क्रम है। नागरिक के अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चरित रूप में भिन्नता नहीं है। जैसे रोमन लिपि में उ ध्वनि के लिए दो अभिव्यक्तियां हैं, यू और कहीं कहीं पर ओ, डबल ओ मीन्स ओ ओ। तो देवनागरी में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसके उच्चारण की सूचक व्यवस्था देवनागरी में न हो। देवनागरी की मात्रा व्यवस्था भी उसकी वैज्ञानिकता में वृद्धि करती है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को बोले कि अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए स्वरों को लिखना नहीं पड़ता। यानी यह एक वर्णात्मक लिपि नहीं है बल्कि मात्रात्मक लिपि है। अ को छोड़कर अन्य किसी भी सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए स्वरों को लिखना नहीं पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि उच्चारित हो जाती है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर शिरोरेखा से संबद्ध है, जो उसकी एकदम अलग पहचान और अर्थवत्ता का द्योतक है। देवनागरी को सीखना एकदम आसान है। एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और अर्धवृत्त, अगर इतनी चीजें सीख ले तो इनसे लगभग देवनागरी के
सारे अक्षर बनाए जा सकते हैं। एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और अर्धवृत्त, इतना अगर आप बना लेते हैं तो देवनागरी के सारे अक्षर आप बना लेंगे। शिरोरेखा की व्यवस्था देवनागरी के अंतर्गत प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाती है। व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की भी परंपरा पाई जाती है, जिससे लेखन में स्थान बचता है। जैसे प्र, क्ष, त्र, ज्ञ आदि। देवनागरी की वैज्ञानिकता उपर्युक्त आधारों पर उसे एक आदर्श लिपि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो इस प्रकार यह अगर आप लिख देंगे तो जो है परीक्षक जो है वो गदगद हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है उसको उजागर कीजिए। तो थोड़ा सा अभी जो परेशानी वाला मामला है उसको आपको लिखना है। देखते हैं जरा। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी एक लोकप्रिय भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जिसमें कंप्यूटर, सोशल मीडिया, साइट्स, ब्लॉगिंग इत्यादि सहयोगी की भूमिका में है। कुछ वर्ष पहले आविष्कृत यूनिकोड ने तो तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के साथ ही साथ विश्व की अन्य भाषाओं को कंप्यूटर की परिधि में ला दिया। हिंदी के सभी प्रमुख अखबारों ने, पत्रिकाओं ने नेट पत्रकारिता प्रारंभ कर दी है, जिनकी वेबसाइट हिंदी में विकल्प उपलब्ध कराती है। कुछ ऐसे पोर्टल भी उपस्थित हैं जो हिंदी के पाठकों को पत्रिकाओं की साइट्स से जोड़ते हैं। सन 1997 में विकसित इंटरनेट की दुनिया में ब्लॉग ने धूम मचा रखी है। यह वेबसाइट का संक्षिप्त रूप है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। साथ ही यह सुविधा लेखन को संदर्भित करती है, या मुझे कहना चाहिए क्रिएटिव लेखन को, रचनात्मक लेखन को संदर्भित करती है। हिंदी में एक प्रसिद्ध साइट है जो सभी ब्लॉगर को आपस में जोड़ती है, उसका नाम है नारद। इंटरनेट पर अंग्रेजी में बहुत सारे विश्वकोश हैं तथा एक नया विकास एनसाइक्लोपीडिया है जो ओपन सोर्सिंग पर आधारित है, जिससे कोई भी इंटरनेट प्रयोक्ता उसमें सूचनाओं को जोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त विकिपीडिया प्रबंधन की ओर से एक औपचारिक विश्वकोश हिंदी विकिपीडिया, इसकी भी शुरुआत की गई है। ई कॉमर्स तथा ई गवर्नेंस इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति में गुणोत्तर सुधार हो रहा है। हिंदी भाषी राज्यों तथा केंद्र स्तर पर भी विभागों तथा सरकारों की साइट प्रायः हिंदी में ही उपलब्ध है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे से कोई टिकट खरीदने के लिए उसकी साइट का प्रयोग हिंदी में किया जा सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में विभिन्न बैंकों ने हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा आदि में एटीएम तथा पासबुक संबंधी सूचनाएं प्रदान करनी आरंभ कर दी हैं। इसी प्रकार दूरसंचार और मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा भी संदेश, सूचनाएं इत्यादि हिंदी में प्रेषित किए जाने लगे हैं। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम की सुविधा देने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा भाषा के स्तर पर हिंदी के चयन का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि यूनिकोड तथा अन्य तकनीकी विकास के द्वारा हिंदी की स्थिति आधुनिक समय के साथ सुसंगत रूप से वर्धनशीलता के गुण से भरी हुई है। इतना आप अगर लिख देंगे तो मामला बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम फोर्थ के ग वाले पर आते हैं। देखिए जरा, शब्दों के स्तर पर हिंदी भाषा प्रगतिशील तथा धनी भाषा है। एक मिनट, इसको हम ये देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो देखिए जरा, ये पूछा गया हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप पर विचार कीजिए। ये आपको लिखना है, हिंदी शब्द संपदा, इसके बारे में बात करनी है। इसमें तद्भव, तत्सम और सभी प्रकार के शब्दों के बारे में लिखना है। देखिए जरा, शब्दों के स्तर पर हिंदी भाषा प्रगतिशील तथा धनी भाषा है। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, स्रोत की दृष्टि से। नंबर 2, निर्माण या गठन की दृष्टि से। नंबर 3, प्रयोग या संदर्भ की दृष्टि से। नंबर 4, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से। तो इस प्रकार आप शब्दों को या शब्द संपदा का वर्गीकरण करते हैं। तो देखते हैं स्रोत की दृष्टि से या शब्द भंडार। स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार, तो देखते हैं जरा, स्रोत की दृष्टि से शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए हैं, इस आधार पर हिंदी के शब्द भंडार को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम
अर्थात सीधे सीधे उसी रूप में, यहाँ पर उस रूप में का अभिप्राय है संस्कृत से लिए गए हैं और ठीक उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में वे संस्कृत भाषा में मिलते थे। फिर तद्भव यानी उससे निर्मित या उससे बना हुआ। ओके, तो इसमें हो जाएगा संस्कृत के जो शब्द समय के साथ कुछ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं वे ही तद्भव कहलाते हैं। फिर आता है देशज यानी देश में जन्मे हुए, यानी जिनका जन्म देश में ही हुआ है। यहाँ देश का अर्थ भाषा के अपने क्षेत्र से है। ये वे शब्द हैं जो लोक परंपरा में ही पैदा हुए हैं। फिर है विदेशज। विदेशज शब्द वे हैं जो हमारे देश यानी हमारी भाषा क्षेत्र में नहीं जन्मे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। इनके उदाहरण भी एक एक आप लिख दीजिए अगर, तो मामला बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार। तो निर्माण या गठन की, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, इनके जो शब्द जो मैंने बोले हैं इनके एक एक उदाहरण अगर बात आती है तो जैसे आप लिख सकते हैं कष्ट, ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अब उसी तरीके से कठिन, कठिन शब्द क्या है, ये तद्भव हो जाएगा। अगर हम देखें पुष्प, ये क्या हुआ, ये तत्सम है, और फूल ये तद्भव हो जाएगा। देशज शब्द पे आते हैं तो देशज शब्द में कोई भी एक देशज शब्द अभी वर्तमान समय पर मुझे याद नहीं आ रहा, कोई भी आप देशज शब्द लिख सकते हो जो देश में ही जन्मा है। जैसे लरिका, लरिका शब्द देशज है। तो उस तरीके से विदेशज शब्द की अगर हम बात करें तो हमारे देश में न जन्मा हो, तो जैसे अलमारी, आलू, ये विदेशज शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द भंडार अगर हम लिखें तो निर्माण की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, जिनकी व्युत्पत्ति न तो ज्ञात हो और न ही उनका कोई बढ़िया सा अर्थ निकले। जैसे नाक, अब नाक में ना और क दोनों को अगर आप अलग भी कर लेंगे तो न तो ना का कोई मतलब है न तो क का कोई मतलब है। उस तरीके से कान, कमल, ठीक है ना, इस तरीके से जो है इसमें आता है। फिर है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, और इनमें से दोनों का अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ जुड़ने से एक नया अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर अर्थात स्कूल, जलज आदि। फिर आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं। तो योग रूढ़ का अभिप्राय क्या है, ये शब्द रचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूढ़ हो चुका है, मतलब उस शब्द के अलावा, उस अर्थ के अलावा उसका कोई और अर्थ समझा नहीं जाता। जैसे अगर पंकज कहा जाए तो पंकज का अभिप्राय होता है कीचड़ में जन्मा हुआ। अब कीचड़ में जन्मा हुआ तो कोई चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से कमल ही इसका अर्थ माना जाता है। तो यानी पंकज जो है वो कमल के लिए योग रूढ़ हो चुका है। पंकज शब्द जो है वो कमल के लिए योग रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ। अब नीलाकंठ, नीलाकंठ तो जो है कोई भी अपना अगर कंठ नीला कर ले तो उसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन नीलकंठ जहाँ शब्द आता है तो तुरंत ही इसका प्राय माना जाता है शिव जी। तो इस तरीके से आता है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। तो देखिए जरा, सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। संदर्भ के परिवर्तन के साथ साथ ये शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। फिर है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ तथा अर्थ पूर्णतः पारिभाषित होते हैं। ये शब्द किसी खास पदार्थ में प्रयुक्त होते हैं या खास रूप में प्रयुक्त होते हैं, किंतु प्रयुक्त के संदर्भ में इनका अर्थ एकदम निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं परिवर्तनशीलता की दृष्टि से शब्द भंडार। तो देखिए जरा, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होंगे, वे शब्द जो लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाते हैं। ओके, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और क्रिया। संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम और क्रिया, इनसे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सारे विकारी हैं, क्योंकि इनका परिवर्तन लिंग, वचन तथा काल के अनुसार होता है, ठीक है ना। फिर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे हैं
जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते। जैसे यानी प्रत्येक लिंग, वचन तथा काल में इनकी एक सी संरचना बनी रहती है। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, योजक समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके से ये शब्द हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन में आप इतना लिख सकते हैं कि हिंदी की शब्द संपदा काफी विस्तृत है तथा तेजी से विकसित होते हुए उस बिंदु पर पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां वह संपूर्ण भारत की राजभाषा बनकर राष्ट्रीय एकीकरण की सूत्रधार बन सके। इतना अगर आप लिख देंगे तो मामला आपका बन जाएगा। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को समाप्त करता हूँ। यह खंड अ था और खंड अ के चारों प्रश्न और चारों के अंतर्गत जितने प्रश्न थे उतने हम लोगों ने कर लिए हैं। और अब मैं खंड बा को आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और आपसे आशा है कि यदि आपको पढ़ना है तो बड़े वीडियो से परहेज मत करें, आप लोग इसको पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरों का भी लाभ होता है, जो आपसे संबंधित हैं उनका भी लाभ होगा और आपका भी कोई खर्चा नहीं हो रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।